हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम फंडामेंटल राइट कवर करेंगे और आप सब जानते होंगे कि फंडामेंटल राइट जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दो, उसमें फंडामेंटल राइट से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियोज़ में कवर करेंगे कंप्लीट फंडामेंटल राइट। ठीक है, सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पॉलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। तो फंडामेंटल राइट, इसको हिंदी में बोला जाता है मौलिक अधिकार। जो आपको मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, जो आपके राइट्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आपको संविधान में जो आपके राइट्स दिए गए हैं वो सब कवर करेंगे हम। ठीक है, तो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट। पहले हमारे 7 फंडामेंटल राइट थे ओरिजिनली जब थे। ठीक है, जब संविधान बना था उस टाइम हमारे 7 फंडामेंटल राइट थे। तो एक कौन सा फंडामेंटल राइट था जिसको रिमूव किया गया था? तो वो जो हमारा फंडामेंटल राइट था जिसको रिमूव किया गया था वो राइट टू प्रॉपर्टी। पहले वो भी फंडामेंटल राइट था लेकिन उसको रिमूव कर दिया है फंडामेंटल राइट ने, उसको लीगल राइट बना दिया है। वो अब आर्टिकल 300A क्लॉज में डाला दिया है। ठीक है, अब पहले कितने थे? मैंने कहा पहले आपके 7 फंडामेंटल राइट थे, 7 FR थे, 7 फंडामेंटल राइट थे। देन अभी इसको कौन सा फंडामेंटल राइट रिमूव किया गया? राइट टू प्रॉपर्टी। जो राइट टू प्रॉपर्टी है आपका, राइट टू प्रॉपर्टी जो है आपका, ये आपका रिमूव कर दिया है, इसको लीगल राइट बना दिया है। ठीक है, इसको आर्टिकल 300A क्लॉज में इसको डाल दिया गया है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद और किस अमेंडमेंट के थ्रू वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो जो अब प्रेजेंट में कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट है। 6 फंडामेंटल राइट आपको दिख रहे होंगे। कौन कौन से 6 फंडामेंटल राइट है? पहला है राइट टू फ्रीडम, दूसरा है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा है राइट टू फ्रीडम रिलीजन, और चौथा है आपका कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, और जो आपका पांचवा और ये आपका देखे होंगे यहाँ पर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो ये आपके 6 के 6 आपके फंडामेंटल राइट है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? चलते हैं आगे। आगे देख रहे होंगे आपके कि फंडामेंटल राइट आर बेसिक फ्रीडम गारंटी ऑल सिटीजन इंडिया। भारत के जो नागरिक हैं उनके लिए मिलने वाले जो राइट्स है, ठीक है, वो सब इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट जो है ये कौन से पार्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के? तो पार्ट 3 में। पार्ट 3 में आप बोलोगे सर फर्स्ट पार्ट 1 में क्या आता है? पार्ट 1 में आपने पढ़ा होगा यूनियन एंड टेरिटरी, पहला चैप्टर अगर पढ़ा होगा। ठीक है, पार्ट 2 में क्या आता है? सिटीजनशिप, अगर आपने पढ़ा होगा तो सिटीजनशिप पार्ट 3 में आता है। और सिटीजनशिप 5 आर्टिकल 5 से कहाँ तक आता है? 11 तक, 5 से 11 तक आपका सिटीजनशिप है, नागरिकता। फिर आपका 12 से शुरू होता है 35 तक फंडामेंटल राइट, FR जिसको शॉर्ट में बोला जाता है। तो ये पॉजिटिव राइट्स है और ये नेगेटिव राइट्स है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 से शुरू होते हैं 35 तक और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में इसको डिस्क्राइब किया गया है। क्लियर हुआ सबको? आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर ओवरव्यू दिया है। ठीक है, ओवरव्यू समझना, आप ध्यान से समझना ओवरव्यू। पहला ओवरव्यू आपका क्या दिया हुआ? यहाँ लिखा है फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आपका डिस्क्राइब किया गया है और 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से शुरू होता है और 35 तक शुरू होता है। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वलिटी का जिक्र किया गया है। ठीक है, अगला राइट टू फ्रीडम 19 और 22 में दिया हुआ है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से शुरू होता है और 24 तक इसका जिक्र किया गया है। और राइट टू फ्रीडम रिलीजन 25 से 28 तक। और कल्चरल एजुकेशनल राइट 29, आर्टिकल 29 और 30 में दिया हुआ है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 32 में दिया है, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा हार्ट एंड सोल भी बोला गया है। ठीक है, किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल बोला गया है? ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 32 को बोला गया है। देन मेघना कांटा आपने सुना होगा, वो भी इसी को बोला गया है। तो क्लियर हुआ? आप सब बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर हुआ। अब एक एक करके जानेंगे, एक एक आर्टिकल 12 से शुरू करेंगे और 35 तक। ठीक है, ओरिजिनली यहाँ दिया हुआ है, जब मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड 7 फंडामेंटल राइट्स। पहले जो संविधान, हमारे संविधान में कितने फंडामेंटल राइट थे? 7 फंडामेंटल राइट थे, इंक्लूडिंग 6 फंडामेंटल राइट मेंशन अबव। राइट टू प्रॉपर्टी जो है आपका फंडामेंटल राइट, इसको रिमूव कर दिया गया था कौन से 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू इसको राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया है। ठीक है, रिमूव कर दिया है राइट टू प्रॉपर्टी को। ओके, तो आर्टिकल 300A में
इसको डिस्क्राइब कर दिया। अब क्लियर हुआ? तो ये आप दिख रहे होंगे यहाँ पर पिक्चर में, फ्रीडम, होप, जस्टिस, इक्वलिटी, एजुकेशन, पीस, कल्चर, मूवमेंट, एसोसिएशन, इंफॉर्मेशन, ये सब फंडामेंटल राइट्स के पार्ट्स हैं। अब देखते हैं यहाँ से पहला आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 में क्या दिया गया है? 12 से शुरू होते हैं और कहाँ तक? 35 तक। तो आर्टिकल 12 पढ़ेंगे हम, पहला फंडामेंटल राइट 12 पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद 13, 14 इस तरीके से हम चलेंगे। तो आर्टिकल 12 में दिया है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। स्टेट की क्या दी गई है? डेफिनेशन दी गई है। आर्टिकल 12 डिफाइन टर्म्स स्टेट फॉर पार्ट 3 अकॉर्डिंगली द स्टेट इंक्लूडिंग फॉलोइंग। मतलब कहने का है द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन एंड यूनियन गवर्नमेंट। पहला पॉइंट आपका ये दे रखा है कि जो गवर्नमेंट और पार्लियामेंट है इंडिया की, दैट इज एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। अगला पॉइंट क्या दे रखा? द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट दैट आर द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट है ऑल लोकल अथॉरिटी, म्यूनसिपैलिटी होगी, पंचायत हो गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, इम्प्रूवमेंट हो गया, ट्रस्ट और ऑल अदर अथॉरिटी हो गया, जैसे LIC हो गया, ONGC हो गया, सेल हो गया, नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी लाइक, ठीक है। ये आपका आर्टिकल 12 में दे रखा है। आर्टिकल 12 में दे रखा है। तो आपसे डायरेक्ट आता है कि आर्टिकल 12 में क्या है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। डेफिनेशन ऑफ द स्टेट की डेफिनेशन का जिक्र किया गया आर्टिकल नंबर 12 में। तो क्या किया गया आर्टिकल नंबर 12 में? किसका जिक्र किया गया? डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। और डेफिनेशन ऑफ द स्टेट में आपने पढ़ लिया होगा कि स्टेट द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। अगला आपने गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी आपने पढ़ लिया होगा। और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी पढ़ लिया आपने, स्टैच्यूटरी और नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी भी इसी आर्टिकल के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्लियर हुआ सबको? अब चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल, अगला एक क्वेश्चन दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 12 के रिलेटेड, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ द स्टेट मेंशन इन विच फॉलोइंग आर्टिकल। राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल के अंतर्गत दी गई है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। तो कौन से आर्टिकल के अंदर डेफिनेशन ऑफ द स्टेट का जिक्र किया गया है? क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन पूछा है कि डेफिनेशन स्टेट की डेफिनेशन किस आर्टिकल में दी हुई है, मतलब किस आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो आप सब आंसर क्या मार्क करोगे? आर्टिकल नंबर 12, क्योंकि फंडामेंटल राइट 12 से शुरू होते हैं 35 तक, और आर्टिकल 12 में क्या गया? डेफिनेशन ऑफ द स्टेट का जिक्र किया गया है। सबको क्लियर हुआ? आप सब बोलेंगे बिल्कुल क्लियर हुआ, ठीक है। तो कौन से आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 12 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्या फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है या नॉन जस्टिसेबल है? मतलब इसमें अमेंड हो सकता है या अमेंड नहीं हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, ये एक जस्टिसेबल है। अगर सरकार को लगता है कि यहाँ पर कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, अमेंड करने की ज़रूरत है, तो हम इजीली कर सकते हैं उसको अमेंड, ठीक है। पार्लियामेंट के पास पावर है, सरकार के पास पावर है कि वो उसमें कुछ चेंजेस ला सकती है। हालांकि चेंजेस कम नहीं कर सकती, ज़्यादा ही कर सकती है। आपको राइट्स दे सकती है, कम नहीं कर सकती है। क्लियर हुआ? तो कैसा है फंडामेंटल राइट? आप बोलेंगे जस्टिसेबल है, ठीक है, संशोधित कर सकते हैं इसमें। और DPSP आपने सुना होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता दूं वो आपका नॉन जस्टिसेबल है। क्लियर हुआ? फिर आपने फंडामेंटल ड्यूटी सुना होगा, वो भी आपका क्या है? वो भी आपका नॉन जस्टिसेबल है। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है आपका, ये आपने पढ़ लिया होगा, यहाँ पर देखेंगे आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 में क्या दिया गया है? लॉज इनकंसिस्टेंट विद डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 13 के अंतर्गत दिया है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। मतलब क्या है इसका? मतलब है कि आर्टिकल नंबर 13 प्रोवाइड दैट ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट और डेरोगेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। कहने का मतलब सीधा सिंपल भाषा में समझे, इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज में आपको नहीं समझना, मैं आपको बता दूं, ठीक है।
हालांकि एग्जाम में आपको लॉज इनकंसिस्टेंट और डेरिवेशन ही लिख के आएगा अगर ऑप्शन में आता है, लेकिन आपको इसका मीनिंग याद रखना कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वॉइड होता है तो आपके पास लॉज है, आप जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं। सीधा एक लाइन में इसका मीनिंग समझो, ठीक है। क्या बोला मैंने, दिस प्रोविजन अंडर आर्टिकल 13 में एक्सप्रेसली प्रोवाइड द डॉक्ट्राइन जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉइड होता है, ठीक है। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज बीन कन्फर्ड इन सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 26। मान लो कि आर्टिकल 13 में ये दिया गया है सिर्फ कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, और जुडिशियल रिव्यू अगर आपको करना है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू करना है तो आर्टिकल नंबर 32 और अगर हाई कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू डालना है आपको तो 226 आर्टिकल के तहत, कौन सा 226 आर्टिकल के तहत आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है। क्लियर हुआ, ये आर्टिकल 13 कह रहा है। क्लियर हुआ, चलते हैं आगे। अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट आपको दिख रहा होगा राइट टू इक्वलिटी। अब यहां से राइट टू इक्वलिटी शुरू हो जाता है, समानता का अधिकार, आपका राइट टू इक्वलिटी। क्लियर हुआ, 14 से शुरू होता है और 18 तक। आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है और 18 तक होता है। आर्टिकल 14 में क्या दिया गया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका जिक्र किस आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल नंबर 14 में, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब सबके लिए जो राइट्स होंगे वो मेल फीमेल सबके लिए इक्वल राइट्स होंगे। क्लियर हुआ, ये आर्टिकल 14 में दिया गया है। अगला, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सर्टेन ग्राउंड, मतलब किसी भी प्रकार का आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा जेंडर, रेसेस, कास्टिज्म पर, किसी भी प्रकार का फंडामेंटल आपका मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग ही भेदभाव होता है। क्लियर हुआ, आपका किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ना रेसेस पर, ना कास्ट पर, ना जेंडर पर। क्लियर हुआ, आप सब बोलेंगे सब बिल्कुल क्लियर हो। अगला, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल नंबर 16 में इसका जिक्र किया गया। मतलब क्या है आर्टिकल 16 का, मतलब आर्टिकल 16 का मतलब है अगर आपको कहीं पर वैकेंसी निकलती है, सबके लिए इक्वल राइट है, आप सब अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर। ये नहीं कि ये अप्लाई नहीं कर सकता, ये अप्लाई नहीं कर सकता, आप अब सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। क्लियर हुआ। अगला 17 बहुत फेमस है, एसएससी तो इतनी बार पूछता है अनटचेबिलिटी वाला और एबोलिशन टाइटल क्यों उनका फेमस है। तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, हिंदी में छुआछूत, मतलब कोई भेदभाव नहीं होगा। अनटचेबिलिटी का भेदभाव कि ये ऐसी है, हम इस पे इसके साथ और करेंगे, ये सारा आर्टिकल नंबर 17 में दिया हुआ है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है लिख के कि किस आर्टिकल में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को डिस्क्राइब किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 17 के अंतर्गत दिया गया है। क्लियर हुआ। अगला आर्टिकल नंबर 18 क्या है, एबोल्यूशन ऑफ टाइटल, किसी भी प्रकार का टाइटल नहीं दिया जाएगा, ये आपको टाइटल नहीं दिया जाएगा, ये आर्टिकल नंबर 18 में बोला गया है। क्लियर हुआ। तो ये आपके जो थे राइट टू इक्वलिटी आपके 14 से 18 तक कंप्लीट होते हैं। पहला क्या था, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल नंबर 14 में बोला गया है। देन अगला, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सर्टेन ग्राउंड्स, आर्टिकल नंबर 15 में किसी भी प्रकार का आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, आर्टिकल नंबर 16 कहता है। अनटचेबिलिटी का जिक्र आपका 17 में है और एबोल्यूशन ऑफ टाइटल का जिक्र आपका 18 में दिया गया है। सबको क्लियर हुआ। आप सब बोलेंगे सर बिल्कुल सबको क्लियर हो चुका है, इससे आगे हमें कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं। अगला फंडामेंटल राइट देखें, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जो है आपका आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक का इसका जिक्र किया गया है। कहाँ से, 19 से और 22 तक इसका जिक्र किया गया है। किसका, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का जिक्र जो है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम आज़ादी वाला जो जिक्र है वो आपका आर्टिकल 19 से शुरू होता है और 22 तक इसका जिक्र किया गया है। अब इसको कवर करेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट है, आर्टिकल नंबर 19। पहला, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, जो आपका आर्टिकल नंबर 19 है वो आपके 6 राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। कौन कौन से, पहला, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन,
ओके अगला सेकंड है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, राइट टू एसोसिएशन यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगला है चौथा है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप इंडिया में किसी भी जगह जा सकते हो, आपके पास अधिकार है। अगला पॉइंट है राइट टू रिसाइड सेटल एनी पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी, आप इंडिया के किसी भी कोने में जाके सेटल हो सकते हो, ये भी आपके पास राइट है। तो आर्टिकल नंबर 19 के अंदर 6 राइट को आप प्रोटेक्ट करता है। देन अगला 6 पॉइंट है डिलीटेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1970 राइट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज द प्रॉपर्टी, मतलब आप सेटल हो सकते हो लेकिन प्रॉपर्टी ये वाला जो जिक्र किया गया है जो आपका फंडामेंटल राइट था इसको रिमूव कर दिया गया है और आर्टिकल 300A में इसको क्लॉज में डाला गया है। तो कौन से संविधान के थ्रू 44वां संशोधन जो हुआ था 1978 में, उस अमेंडमेंट के थ्रू इसको रिमूव कर दिया गया था राइट टू प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ? यहाँ पर दिया ओरिजिनली जो है आपको 7 फंडामेंटल राइट है जो मैंने आपके फर्स्ट स्लाइड में जिक्र किया है। अंडर द आर्टिकल 19 राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको डिलीट कर दिया गया है और लिस्ट किसके थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। क्लियर हुआ? इट इज मेड बाय लीगल राइट। अब इसको क्या है, पहले ये फंडामेंटल राइट था, अब ये लीगल राइट बन गया है। तो एक क्वेश्चन आता है कि जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी वो कैसा राइट्स है, आपका फंडामेंटल राइट्स है या लीगल राइट हो, तो आपको टिक करके आना है लीगल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी अब क्या है, लीगल राइट है और इसको आर्टिकल 301 में डाला गया है। ठीक है, एट प्रेजेंट में अब 6 फंडामेंटल राइट है, आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। अगला है प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट कन्वेंशन, आर्टिकल नंबर 20 के अंतर्गत क्या दिया गया है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस का जिक्र आर्टिकल नंबर 20 में दिया गया है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन 20A में दिया गया है और प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्यूएबल जो जियोपार्डी है, ठीक है, इसका जिक्र आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 2 में दिया गया है और प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का जो है जिक्र ये 20 क्लॉज 3 में दिया गया है। अगला जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल नंबर 21 में दिया गया है। किस आर्टिकल में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को डिस्क्राइब किया गया है, आर्टिकल नंबर 21 में। अगला जो पॉइंट है राइट टू एजुकेशन, किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है, तो आर्टिकल 21A में इसका जिक्र किया गया है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल नंबर 22 में इसका जिक्र किया गया है। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन आता है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम इज गारंटेड बाय 4 आर्टिकल विच आर, भारतीय संविधान में किन 4 अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो 19 से शुरू होता है और 22 तक। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा, कि भारतीय संविधान के किन 4 अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो 19 से 22 तक दिया गया है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। राइट टू एजुकेशन और 21A में राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिटेंशन वाला 22 में दिया गया, पर्सनल लिबर्टी वाला आर्टिकल 21 में दिया गया। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? आगे चलते हैं। अगला पॉइंट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी पे इस पे भी स्टार मार्क कर लो, बहुत बार पूछता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल नंबर 23 और 24 में इसका जिक्र किया गया है। 23 में आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग दिया गया है, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग फोर्स लेबर बाय आर्टिकल 23 में दिया गया है। कहने का मतलब है आर्टिकल 23 में जो मीनिंग है इसका, अगर ओवरव्यू देखें कि आप जो पहले बंधुआ मजदूर होते थे ना, उसका जिक्र आर्टिकल नंबर 23 में किया गया है। सबको क्लियर हुआ? 24 में, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, आर्टिकल नंबर 24 में आप किसी भी बच्चे को फैक्ट्री में उसमें काम नहीं करा सकते हो 14 साल से नीचे। क्लियर हुआ? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन फैक्ट्रीज, आर्टिकल नंबर 24 में इसका जिक्र किया है। अगर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का जिक्र तो 23 और 24 में दिया है। 23 में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। 24 में क्या दिया गया, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री प्रोहिबिशन। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगला पॉइंट है आपका स्क्रीन पर है राइट टू फ्रीडम रिलीजन, धार्मिक वाला देखेंगे। राइट टू फ्रीडम रिलीजन आर्टिकल 25 से शुरू होता है, 25 से शुरू होता है और 28 तक। 25 से शुरू होता है और 28 तक। फ्रीडम ऑफ कंसाइज टू फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन एंड रिलीजन, आर्टिकल नंबर 25 कहता है। आर्टिकल 25 में क्या दिया गया है, जो धार्मिक का जिक्र इसमें किया गया है 25 से 28 तक। कह रहा है कि आपके पास आज़ादी है
आप फ्री प्रोफेशन कहीं भी किसी भी धर्म की आप नॉलेज ले सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके लिए कोई रोक नहीं। इसका जिक्र आपका आर्टिकल नंबर 25 में दिया गया है। किस किस का? फ्रीडम ऑफ कंसाइज, राइट टू प्रोसेस, राइट टू प्रैक्टिस एंड राइट टू प्रोपोगेट। ठीक है, अगला आता है आर्टिकल नंबर 26। आर्टिकल नंबर 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। आप अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हैं, इसका प्रोटेक्शन आपको आर्टिकल नंबर 26 में दिया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 26 भी कंप्लीट होता है। फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन और प्रमोशन एंड रिलीजन, आर्टिकल नंबर 27। कहने का मतलब अगर आप कोई पैसा किसी भी धर्म को चैरिटी में दान करते हो तो उस पर आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये आपका आर्टिकल 27 में इसका जिक्र किया गया। क्लियर हुआ सबको? अगला आर्टिकल नंबर 28 देखेंगे, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, आर्टिकल 28 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, इसका जिक्र आर्टिकल 28 में दिया गया है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपके कंप्लीट होते हैं, 25 से 28 तक दिए गए हैं। 25 में क्या है? फ्रीडम ऑफ कंसाइज, फ्री प्रोफेशन, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी भी धर्म की नॉलेज ले सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी भी उसमें जा सकते हो, आप मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, मंदिर में जाओ, कोई वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, अपना धार्मिक रिलीजियस जो है, ठीक है, वो आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अगला 27 है कि अगर आप कोई पैसा दान करते हो किसी भी धर्म या किसी भी चैरिटी में तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 28 में दिया है आपका फ्रीडम टू अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का जिक्र किया गया है। सबको क्लियर हुआ? आगे देखते हैं, अगला फंडामेंटल राइट देखेंगे, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये भी इंपॉर्टेंट है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट का जिक्र आर्टिकल 29 और 30 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 29 में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट माइनॉरिटी, जो आपके जो माइनॉरिटी है उनका प्रोटेक्शन किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 29 में। ठीक है, अगला राइट टू माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मतलब कहना जो माइनॉरिटी जो पीपल है, माइनॉरिटी जो पीपल है वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। उसका जो प्रोटेक्शन है वो किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 30 में दिया गया है। सबको क्लियर हुआ? तो ये आपके कल्चरल एजुकेशनल राइट थे 29 और 30 में जो आपके दे रखे हैं। ये आपको पिक्चर दिख रहा होगा, कल्चरल एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 और 30 में इसका जिक्र किया गया है। सबको क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, अगला पॉइंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर जितना स्टार मार्क कर लो, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का जिक्र कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का जिक्र किया गया है। पहला पॉइंट देखेंगे, द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट इज गारंटेड। कहने का मतलब अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आपके पास अधिकार है, आर्टिकल नंबर 32 आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 के थ्रू। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट शैल बी पावर टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर एंड रिट्स। और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो रिट्स जारी कर सकता है, इशू डायरेक्शन ऑर्डर और रिट्स। अगला है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, द फंडामेंटल राइट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर रेट्स एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। ये आपका आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत दिया गया है। अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आपको आर्टिकल नंबर 32 के थ्रू जाना पड़ेगा। क्लियर हुआ सबको? आप सब बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर हुआ। अगला पॉइंट, अगर आगे देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिट्स भी देखेंगे। मैंने आपको पहले वाली क्लासेस में भी जिक्र किया था रिट्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे रिट्स। ठीक है, पहली रिट्स कौन सी होती है? आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, मैंने आपको पिक्चर लगाया। आर्टिकल 32 के अंदर आपका रिट्स का जिक्र किया गया है। ठीक है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ रेमेडीज भी बोला जाता है अगर आपके फंडामेंटल राइट्स में वायलेट होता है। ठीक है, वायलेशन होता है। क्लियर हुआ? तो 5 प्रकार के रिट्स होते हैं। एक होता है क्यू वारंटो, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन और सर्टरी। ये आपकी 5 प्रकार की रिट्स होती है और आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये रिट्स का जिक्र दिया गया है। क्लियर हुआ? पहले एक एक करके रिट्स जानेंगे।
कि कौन कौन से रिट्स किस काम आती है, कब जारी होती है। पहला, हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मीनिंग क्या होता है? जो रिट्स जारी करता है आपका कोर्ट, हेबियस कॉर्पस, इसका मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ, इसका मीनिंग होता है हेबियस कॉर्पस। ऑर्डर इशू कोर्ट टू द पर्सन हु डिटेन द अनदर पर्सन टू प्रोड्यूस द बॉडी लेटर बिफोर अगेंस्ट बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक। ठीक, तो ये हेबियस कॉर्पस के अंतर्गत दिया गया है। क्लियर हुआ? कॉम्पिटेंट कोर्ट आउटसाइड द जुडिक्शन ऑफ कोर्ट, इसका जिक्र हेबियस कॉर्पस के अंदर, टू हैव अ बॉडी ऑफ कोर्ट। हेबियस कॉर्पस का मतलब ही ये होता है टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी। लिमिटेशन issuance writs not issue when the detention lawful preceding contempt of court detention, मतलब कहने का मतलब, आप अगर कोई पुलिस वाला किसी भी उसको पकड़ता है मुजरिम को, तो उसको 24 आवर के अंदर कोर्ट में पेश करना ही करना है। ये आपका हेबियस कॉर्पस जब रिट्स जारी करता है। क्लियर हुआ? अगला देखेंगे प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब है होता है टू फॉरबिड डायरेक्ट इनएक्टिविटी। डायरेक्ट इनएक्टिविटी इसका हेबियस प्रोहिबिशन का मीनिंग होता है, जो आपकी प्रोहिबिशन रिट्स जारी करते हैं। क्लियर? इशू बाय द हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट, मतलब कहने का मतलब है जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को इशू करता है ट्राइब्यूनल प्रिवेंट लेटर एक्सक्लूडिव जुडिक्शन। मतलब कहने का मतलब सिंपल भाषा में समझो, प्रोहिबिशन रिट्स कब जारी करता है कोर्ट? प्रोहिबिशन रिट्स तब जारी करता है कोर्ट, मान लो कि कोई सेंटर में आने वाले, जो सुप्रीम कोर्ट में आने वाले जो केसेस होते हैं, अगर वो उसमें हाई कोर्ट में पड़े हैं, तो उसको हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट्स जारी करता है कि अगर हमारे दायरे में आने वाले जो केस है, अगर वो आपके यहाँ पेंडिंग है तो वो हमें दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रोहिबिशन रिट्स जारी करता है। ठीक है, हाई कोर्ट जो है लोअर कोर्ट के देता है, हाई कोर्ट जारी करता है लोअर कोर्ट के लिए। ठीक, क्लियर हुआ? आगे देखते हैं अगला, अगली रिट्स से है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, वारंट जारी करता है। ठीक है, इशू बाय द कोर्ट टू इंक्वायरी लीगलिटी क्लेम टू पर्सन एंड पब्लिक ऑफिस, प्रिवेंट इलीगल अनसरप्शन पब्लिक ऑफिस ऑफ पर्सन, कैन यूज ओनली केस, तो कांट बी इशू मिनिस्ट्रियल ऑफ ऑफिस एंड प्राइवेट ऑफिस, इस ऑफिस में ये वाली क्यू वारंटो जारी नहीं कर सकता। क्लियर हुआ? आप सब बोलेंगे क्लियर हुआ। ठीक है, तो क्यू वारंटो का मीनिंग ही होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। सिंपल भाषा में अगर देखेंगे, कोई व्यक्ति है इशू करता है, कोर्ट इशू करता है लीगलिटी क्लेम ऑफ पर्सन ऑफ पब्लिक ऑफिस। जैसे मैंने कहा, अगर किसी पर्सन ने मेरी जगह को मतलब हथियार रखा है या मतलब ले रखा है, वो मेरे जगह पे उसमें कब्जा कर रखा है, अब मैं कोर्ट में केस करूँगा, कोर्ट उसको जारी करेगा। अगर कोई ऑफिसर काम नहीं कर रहा है तो कोर्ट जारी करेगा, रिट्स जारी करेगा कि प्लीज़ इसको जगह को खाली कर दें। ठीक है, क्योंकि ये जगह इस मान्यवर की है। क्लियर हुआ? तो ये क्यू वारंटो जारी करता है कोर्ट, तो इसमें इस चीज़ का जिक्र किया गया है। आगे देखते हैं फंडामेंटल राइट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाले दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? फंडामेंटल राइट आर एबल टू बोथ, मतलब जो आपके सिटीजन और फॉरेनर को मिलने वाले हैं, इंडिया के और बाहर के जो फॉरेनर है उनको मिलने वाले जो राइट्स है वो कौन कौन से हैं, और जो केवल और केवल इंडिया के जो सिटीजन हैं उनके लिए वो कौन कौन से, ये दो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। पहला, आर्टिकल 14, 20, आर्टिकल नंबर 14 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया और 21A हो गया एंड 22 हो गया। ये दोनों को मिल सकते हैं, सिटीजनशिप जो इंडिया के नागरिक हैं और फॉरेनर, ये वाले आर्टिकल आपके दोनों के लिए प्रोवाइडेड हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन केवल जो इंडियन सिटीजन है उनके लिए कौन से इंडियन सिटीजन के लिए, कौन से फॉरेनर के लिए नहीं है। 15 जो है ये आपका केवल इंडियन सिटीजन को है, 16 ये भी इंडियन सिटीजन को है, 19 ये भी आपका इंडियन सिटीजन के लिए, आर्टिकल नंबर 29 ये भी केवल इंडियन सिटीजन को दिया गया है, और आर्टिकल 30 ये भी आपका इंडियन सिटीजन के लिए है। ठीक है, और आपका फॉरेनर के लिए है, आपके ऊपर दिए गए हैं। ठीक है, जो दोनों के लिए। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है ये यहाँ पर दिया है सर्टरी, ये भी रिट्स है। मैंने बोला 5 प्रकार की रिट्स होती है, इसका मीनिंग होता है टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड इशू हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट ट्राइब्यूनल आर ट्रांसफर द केस पेंडिंग ऑन द लेटर ऑफ सिक्वेंस एंड द लेटर ऑफ इन केस। मतलब कि सर्टरी जो है बहुत कम जारी करता है, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को जो है वो मतलब अगर कोई केस
पेंडिंग पड़ा है तो हायर कोर्ट बोलता है कि हमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सर्टरी के अंतर्गत दिया गया है। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है आपका मेंडेमस। मेंडेमस जो है इसका मतलब होता है वीक कमांड। मेंडेमस का मीनिंग ही होता है वीक कमांड, डायरेक्टिव एक्टिविटी। Command is issued by the court public official asking to perform official duty has failed, refuse perform in case of issue against any public publication, corruption infer court tribunal। कहने का मतलब है कि पब्लिक ऑफिस आस्किंग टू परफॉर्म ऑफिशियल ड्यूटी, अगर कोई ऑफिसर अपनी ड्यूटी प्रॉपर तरीके से नहीं निभाता है तो रिट्स जारी करता है कोर्ट, वो मेंडेमस के थ्रू जारी करता है, ठीक है। तो कौन सी रिट्स जारी करता है उनके लिए? मेंडेमस रिट्स जारी करता है। तो हमने 5 रिट्स पढ़ी थी, कौन कौन सी? पहली पढ़ी थी हमने हेबियस कॉर्पस, फिर हमने पढ़ी थी सर्टरी, फिर मेंडेमस, क्यू वारंटो और प्रोहिबिशन। क्यू वारंटो पहले हमने जो पढ़ी थी हेबियस कॉर्पस, उसमें क्या है? टू हैव अ बॉडी, मतलब अगर कोई पुलिस वाला किसी मुजरिम को पकड़ता है तो उसको है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको कोर्ट में पेश किया जाए, पहली रिट्स होगी। सेकंड पढ़ी थी प्रोहिबिशन हमने। अब कौन सी पढ़ी थी? प्रोहिबिशन पढ़ी थी। यहाँ पर देख रहे होंगे आप प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन मतलब होता है टू फॉरबिड, हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट ट्राइब्यूनल प्रिवेंट एक्सीडिंग, ये हमने इसमें पढ़ा था टू बी फॉरबिड। अगली पहले हमने पढ़ ली थी हेबियस कॉर्पस, सेकंड पढ़ी थी प्रोहिबिशन, ठीक है। टू दिस रिट्स इज प्रिवेंटिव। अगली जो रिट्स पढ़ी थी हमने वो पढ़ी थी हमने क्यू वारंटो, मतलब क्यू वारंटो का मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। बाय व्हाट अथॉरिटी कहने का मतलब, इसका मतलब है कि कोई क्यू वारंटो रिट्स कब जारी की जाती है, समझना। क्यू वारंटो जो रिट्स है वो तब जारी की जाती है, मान लो कि कोई व्यक्ति घूस दे के पैसे दे के लगा है किसी पोस्ट पर और बाद में पता चलता है कि ये पैसे दे के लगा है, तो उसको निकालने के लिए जो है कोर्ट जारी करता है रिट्स, कौन सी? क्यू वारंटो। वारंट जारी करता है कि कृपया करके ये आपने जो है मतलब जेन्युइन तरीके से सीट लिए, आपने घूस दे के आप इस पोस्ट पर आए, कृपया करके उसको खाली कर दें, ठीक है। तो कौन सी रिट्स जारी करता है? क्यू वारंट जारी करता है, ठीक। अगली जो रिट्स है वो है आपकी सर्टरी। सर्टरी मतलब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलता है कि आइदर ट्रांसफर द केस ऑफ पेंडिंग, अगर कोई केस पेंडिंग पड़ा है तो आप हमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये वाली जो रेट्स है बहुत कम जारी करता है कोर्ट्स, ठीक है। फिर हमने अगली पढ़ी थी, लास्ट जो हमने रेट्स पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने मेंडेमस। मेंडेमस मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपनी ड्यूटी प्रॉपर तरीके से नहीं निभाता है तो कोर्ट जारी करता है रेट्स कि प्लीज़ अपनी जो ड्यूटी है वो प्रॉपर तरीके से निभाए, ठीक है। तो ये आपके मेंडेमस रिट्स जारी करता है कोर्ट। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट, अगला यहाँ पर कंपैरिजन दिया गया है जुडिक्शन का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। मतलब क्या कंपैरिजन है जो दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक। तो इसमें आपको दे रखा होगा मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस आर्टिकल के थ्रू रेट्स जारी करता है, 32, और हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 26 के थ्रू जारी करता है रेट्स। तो ये आपका कंपैरिजन दे रखता है, तो आपको इसको रीड कर लेना, गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? ये दे रखा है 26 आर्टिकल 26 के तहत हाई कोर्ट जो है वो जारी करता है रेट्स, और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, ठीक है। मैंने रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 इटसेल्फ फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज द रेट्स ऑफ जुडिक्शन। डिस्क्रिप्शन रेमेडी अंडर 226 डिस्क्रिप्शन हाई कोर्ट में रिफ्यूज टू एक्सरसाइज द रेट्स ऑफ जुडिक्शन, ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो एक बार रेट गो थ्रू कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास में हमारा फंडामेंटल राइट कंप्लीट होता है, और फंडामेंटल राइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे के सारे 12 से 35 तक आपको याद होने चाहिए कि कौन से फंडामेंटल राइट में क्या चीज़ दे रखी है, वो मैंने आपको इस वीडियोज़ में सब कवर करा दिया। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा फंडामेंटल राइट से अगर क्वेश्चन आता है। क्लियर हो? अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। इससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है, और इसी तरीके से मैं आपको आगे क्लासेस करवाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।